समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। आज का विषय है बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों का सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करना। देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों का है जो अपने उम्र के 60 वर्ष पूरे कर चुके हैं। इस उम्र में आमतौर पर व्यक्ति का शरीर कमजोर होता जाता है और कई बार बीमारियों से भी घिर जाता है। डॉक्टरों की सलाह लेने और इलाज के लिए पैसे के अभाव में कई बार बुजुर्गों का उचित इलाज नहीं हो पाता है। उम्र के इस दौर में व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता अपने स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को लेकर होती है। आर्थिक समस्या के अलावा अकेलापन, सम्मान और प्रेम की कमी तथा कुछ मामलों में घरेलू हिंसा वरिष्ठ नागरिकों की समस्या होती है। इन समस्याओं से निपटने और बुजुर्गों को सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए सरकार की क्या पहल है, साथ ही समाज और परिवार इसमें किस तरह अपनी भूमिका निभा सकते हैं, इन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाते और हेल्पेज इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित प्रसाद। आप दोनों का स्वागत है स्टूडियो में। श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइन्स खुली हुई हैं। नंबर है 23314444 और 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना न भूलें। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे रोहित जी, आयुष्मान भारत योजना के बारे में, जिसकी आजकल काफी चर्चा है। सरकार ने इस योजना का विस्तार किया है और उसमें अब 70 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा दायरे में लाया गया है। मेरा सवाल ये है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए क्या प्रक्रिया है? जी, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पीएमजे की जो एक्सपेंशन हुई है 70 प्लस एज ग्रुप के लिए, ये बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशनल है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो सरकार लाए हैं। इससे पहले ये था कि जो बुजुर्ग एक नियम के प्रति जो मापदंड था, उसके जो लोअर इनकम वाले थे वो पीएमजे में इंक्लूडेड थे। लेकिन अब सरकार ने ये रिकग्नाइज करते हुए कि 70 प्लस के बाद बहुत सारी बीमारियां होती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन का चांसेस बढ़ता है और सभी लोगों को ये कवरेज की जरूरत है। तो उन्होंने ये स्कीम जो है वो 70 प्लस कोई भी सीनियर सिटीजन, इनकम चाहे कोई भी हो, लेकिन सारे लोग अब एलिजिबल हैं। और उसके प्रति जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो, अभी मैंने डॉक्टर पॉल का भी, विनोद पॉल जो नीति आयोग में उनकी मैंने देखा था एक प्रोग्राम डीडी न्यूज पे, वो बता रहे थे कि अब वो ये स्कीम की जो एलिजिबिलिटी है और जो एनरोलमेंट की प्रोसेस है वो भी लाने वाले हैं। लेकिन बहुत ही सिंपल प्रोसेस होगा, वो बता रहे थे। आधार और बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके बेसिस पे होगा और कोई भी जो एल्डरली हैं, जो 70 प्लस हैं, वो 5 लाख के जो उसका फायदा लेंगे। और ये भी वो बता रहे थे कि अगर कोई एल्डरली 5 लाख फैमिली केयर जो कवरेज था, ये कवरेज जो है बाकी परिवार लोग से अलग होके ये एडिशनल कवरेज की तरह आएगा। और अगर किसी के पास तो इसका मतलब 10 लाख तक का हो गया कवरेज? तो उनका जो कवरेज है, मान लीजिए एक परिवार में थे, एक बुजुर्ग भी थे और उनका 5 लाख का एलिजिबिलिटी था, अब उनकी कवरेज 5 लाख जो है वो अलग से आएगी। यानी उस परिवार के 5 लाख के कवरेज में नहीं, उसके अलावा 5 लाख की कवरेज उनकी अपनी होगी। और अगर 2 बुजुर्ग हैं उस परिवार में तो दोनों की मिला के 5 लाख होगी। तो इसलिए हॉस्पिटलाइजेशन की जो कवरेज है जो प्रोवाइड हो रही है, ये बहुत ही फायदेमंद होगा और इनके लिए जो एक्सेस टू हेल्थ है वो बहुत बढ़ जाता है।
और ये भी उन्होंने बताया था कि अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस ऑलरेडी है तो उसके ऊपर ये टॉपअप होगा। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा सरकार का जो स्कीम है, बहुत लोगों को फायदा होगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। हर तरह, मतलब हर स्तर के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। हर स्तर के लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जैसे वो बता रहे थे कि ये एक बहुत बड़ा पब्लिक वेलफेयर कार्यक्रम की तरह है, जिससे बहुत लोग बेनिफिट करेंगे जो जरूरतमंद हैं। और आपको शायद ये तो पता ही होगा, सभी को पता है कि 70 साल जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है हेल्थ इंश्योरेंस की, तो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स आज के समय अवेलेबल नहीं है भी तो अफोर्डेबल नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज नहीं था उनके पास, अब उनके पास ये कवरेज होगा। और ये हमारा मानना है कि ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छी पहल है, बहुत बड़ी पहल है, जिससे बहुत लोगों को फायदा होगा। एक सवाल और भी है इसमें रोहित जी कि केंद्र और राज्य सरकार की जो अन्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का जो लाभ उठा रहे हैं, क्या उन्हें भी इसका फायदा मिल सकता है? बिल्कुल। ये जो पहले जो स्कीम थी, हर एक स्टेट अपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस कार्यक्रम रखते थे। RSBY भी एक कार्यक्रम होता था। पीएम जय आने के बाद सारे देश में 5 लाख की कवरेज सभी को मिली और ज्यादातर स्टेट्स अपने स्कीम्स को पीएमजे के स्कीम के साथ जोड़ के अब उन्होंने स्कीम इंक्लूड कर लिया था। इसके बाद जो पहल थी वो बहुत सारे जो छूट गए थे, जैसे आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनको जोड़ा गया। और अब ये हमें बहुत देख के बहुत हमारी संस्था और जो पूरे देश में लोग हैं इस बात से बहुत खुश हैं कि 70 प्लस के लोगों को भी उसमें इंक्लूड किया गया। तो आपका ये मानना कि वो जो दूसरे जो स्कीम्स थे ये उसके ऊपर आ रहा है, तो ये बहुत फायदेमंद होगा। और पूरे देश में 6 करोड़ जो नागरिक हैं जो 70 प्लस के ऊपर हैं, पूरे देश में 14 करोड़ सीनियर सिटीजन्स हैं और 6 करोड़ 70 प्लस के ऊपर हैं, वो सारे एक स्ट्रोक में इसके दायरे में आ गए और इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। हमारे श्रोता राकेश जुड़ रहे हैं शिमला से। राकेश जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। नमस्कार। तो मेरा विशेषज्ञ से एक 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जो कुछ बच्चे हैं जो अपने माता पिता को घर से बाहर निकालते, उनके लिए कड़े प्रावधान क्या। दूसरी बात ये कि हम कई बार बुजुर्गों को देखते हैं कि कुछ बुजुर्ग बोलते कि हमें घर से बाहर निकाला गया, तो उसकी हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, कृपया करके मुझे ये बताइए। जी, बुजुर्गों को अब्यूज या किसी भी मामले में तंग करके अगर उनके बच्चे उनको घर से निकाले या उनका ध्यान न रखे, इसके लिए मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट है, वेलफेयर एक्ट है, MWPSC जिसे कहते हैं। उसके तहत माता पिता जो है ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रिब्यूनल होता है, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके इंचार्ज होते हैं। आप वहां जाके अपनी जो भी आपके साथ शिकायतें या जो भी होता है, आप वहां खुद होके जा सकते हैं। वहां के अगेंस्ट में, बच्चों के अगेंस्ट में आपको कंप्लेंट है, वहां दीजिए, आपका हल वहां ट्रिब्यूनल में कर देते हैं। इन केस अगर आप उससे भी संतुष्ट नहीं हैं, तो आप मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल करके उसके ऊपर एक बॉडी है, आप वहां जाके आपकी सुनवाई वापस वहां पे हो सकती है। मोनाली जी, कई बार जाना संभव नहीं हो पाता बुजुर्गों का, तो कोई हेल्पलाइन है इसके लिए जहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं? अगर जाना संभव नहीं होता है तो अभी इस बार गवर्नमेंट इसकी पहल भी शुरू कर चुके हैं कि घर बैठ के आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी हम उपलब्ध करने वाले हैं, जिसके लिए हम अधिनियम में थोड़ा सुधार कर रहे हैं। इसी संदर्भ में मेरा अगला सवाल ये है मोनाली जी कि बुजुर्गों के लिए डिजिटल लिटरेसी आजकल बहुत जरूरी हो गई, तभी वो इन सब सरकारी योजनाओं का लाभ अच्छी तरह उठा पाएंगे। तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है? जी, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी के प्रोग्राम्स हमारे पहले भी चल रहे थे। छोटे छोटे हमारे NGOs, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे रीजनल रिसोर्स सेंटर्स ये सब चला रहे थे, पर ये सब टुकड़ों में था। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन चला रही थी, वेरियस मिनिस्ट्रीज अलग अलग चला रही थी, पर अभी इसको हम एक कैंपेन मोड में लाना चाहते हैं। और ये सिर्फ
उनके लिए ही नहीं होगा जो वहां पे जाए और करे, इसको हम ऑनलाइन भी करना चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो अकेले रहे या घर में रहे तो भी उनको साइबर फ्रॉड से कैसे बचाया जा सकता है। इसके साथ बैंक और कोर्ट से भी हम लोग उनकी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी ट्रेनिंग शेड्यूल हमको लाके दें या फिर करवाएं हमारे बुजुर्गों के लिए कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। मोनाली जी, 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है और इस अवसर पर क्या विशेष किया जा रहा है? जी, पहले तो इस क्वेश्चन के लिए थैंक यू। 1 अक्टूबर जो होता है 2024, इस साल का हमने थीम रखा है एजिंग विद डिग्निटी, गरिमामय वृद्धावस्था जी। और ये हर साल हम लोग मनाते हैं 1 अक्टूबर। सेकेंडली, इस बार हमने कुछ कार्यक्रम इसके लिए रखे हैं। एक तो हमने एक शपथ समारोह रखा है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल लोधी कॉलोनी में, जहां पे छोटे बच्चों के साथ हम शपथ लेंगे अपने बुजुर्गों के तरफ, सीनियर सिटीजन्स की तरफ कि हम उसका रिस्पेक्ट करेंगे, लव करेंगे, विल केयर फॉर देम, इस बारे में। और ये हर स्कूल, यहाँ दिल्ली के हर स्कूलों में रिक्वेस्ट की गई है कि वो एक साथ इसको साझा करें और प्रतिज्ञा ले। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्रीज, इन सबको लिखा गया है कि वो अपने हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इस शपथ को दोहराए, ताकि हमारे बीच में जो बच्चों में और ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, इसका ब्रिज इंटरनेशनल या इंटरजेनरेशनल बॉन्डिंग है, वो जोर से बढ़ता रहे। और आज के समय में तो ये और भी जरूरी हो गया, जब एकल परिवार होते जा रहे हैं तो बच्चे अपने दादा दादी, नाना नानी से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रयास है आपका। हमारे अगले श्रोता हैं हरिद्वार से रवि। रवि जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार जी मैम, मैं रवि जवाली हूँ गर्मीपुर से। जी जी, मैं जानना चाहता हूँ मैम, जो भी बुजुर्ग होते हैं और उनके बच्चे जो बाहर काम करते हैं, तो मतलब थोड़ा सा वो उनकी केयर नहीं कर पाते, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी तकनीक है जिससे कि हम अपने बुजुर्गों के संपर्क में रहें, क्योंकि उनके पास अपार अनुभव होता है इस चीज का कि हमें क्या करना है, और वो हमें गाइडेंस भी करते हैं। लेकिन क्या है कि कुछ जो बच्चे होते हैं उनके, वो बाहर जाके काम करते हैं। मैं मानता हूँ कि काम जरूरी है, तो सर मैं जानना चाहता हूँ मैम कि क्या कौन सी ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम अपने बुजुर्गों से संपर्क रह सकते हैं और उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। धन्यवाद मैम जी। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है, और ये जो आप बता रहे हैं ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि बुजुर्गों के जो रिस्पेक्ट और केयर हमारे ट्रेडिशन और कल्चर में है, और हमें ये पता है कि उनके पास बहुत विजडम है, नॉलेज है, लेकिन बच्चे जो हैं वो कई कारणों से थोड़े दूर हो जाते हैं उनसे। तो ये कोशिश तो देखिए कई लेवल पे ये पहल की जरूरत है। एक तो परिवार में ही अपने जो बच्चे हैं उनको और मेहनत करनी पड़ेगी, और ये सोच लानी पड़ेगी कि उनके साथ हम कैसे जुड़े रहें, रेगुलरली उनसे कनेक्ट करते रहें। और दूसरा जो समाज है, जो कम्युनिटी है, और वो उसके जो उनके दायरे में है, क्योंकि वो हो सकता है गांव में रह रहे हों, शहर में रह रहे हों, लेकिन उनकी जो आसपास के लोग हैं, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है, जो स्कूल्स हैं, जो बाकी जो उनके समाज के आसपास लोग हैं, उनसे जुड़े रहने की जरूरत है। और टेक्नोलॉजी अब एक ऐसा माध्यम है जिससे एल्डरली बहुत अच्छे से जुड़ पाते हैं और अपनी जो नॉलेज और विजडम है उसको दूसरों में बांट भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए जैसे मोनाली जी ने कहा कि डिजिटल लिटरेसी की जरूरत है। वो जितना ज्यादा उस पे सक्षम होंगे उतना ज्यादा जो नया जनरेशन है उससे ज्यादा अच्छी तरह जुड़ेंगे, और जो नए टेक्नोलॉजी के साधन है वो बहुत सारे सरकार कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस की बात कर रही है, प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे वो जुड़ सकते हैं। तो ये सबको, पूरे समाज को मेहनत करना पड़ेगा ताकि जो बुजुर्ग हैं वो मुख्य धारा में रहें, सभी से जुड़े रहें, और एक दूसरे का जो सीखने का जो माहौल है वो बन सकता है। जी रोहित जी, आई एग्री। इसमें हम दोनों का मतलब इक्वल समर्थन होना चाहिए। छोटों ने बड़ों से सीखना है और बड़ों ने छोटों से सीखना है। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी तभी आगे बढ़ सकती है। बहुत अच्छा आपने कहा। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। आज हम बढ़ती उम्र के साथ बुजुर्गों के सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित करने पर चर्चा कर रहे हैं।
आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाते और हेल्पेज इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित प्रसाद। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमारे साथ हैं हरियाणा हिसार से राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी, नमस्कार जी। और विशेषज्ञों को भी नमस्कार जी। नमस्कार। आयुष्मान भारत कार्ड है जी, ये जो कैसे और कहाँ बनता है, तो इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। और जो बुजुर्ग है जी, जो मतलब कोई कानूनी सहायता लेता है, तो मतलब घर परिवार में कोई दिक्कत है तो उसका घर में बाद में अगर मानना समान हो, अगर कानून की दृष्टि से किया जाए तो वो इतना अच्छा नहीं समझते हैं, तो फिर भी उनका मतलब एक मन में वो रहता है भाई ये कानून के हिसाब से मुझे करना पड़ रहा है। एक मन से और दिल से किया जाए उसमें थोड़ा सा अलग रहता है, तो इसी बारे में जानना। तो पहले मैं आपको आयुष्मान भारत जो कार्ड की बात आप कर रहे थे, तो ये जो मेरी जानकारी है उसके बेसिस पे आपको बताता हूं कि ये जो स्कीम है वो 70 के एज ग्रुप के ऊपर हैं वो तो सभी एलिजिबल हैं, लेकिन जो नीचे हैं उनसे वो एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम है। लेकिन सरकार ने अब बहुत अच्छा सिंपल सिस्टम बना दिया है। आप कॉमन सर्विस सेंटर जो CSC हैं, आसपास के जो CSC हैं उसमें जा सकते हैं, या वेबसाइट पे ही अपना ये नाम आप देख सकते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। अगर आप हैं तो वो कार्ड वेबसाइट पे ही, अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी की मदद लेके कर सकते हैं। लेकिन अब सरकार ने इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बना दिया है, जिसके द्वारा आप कार्ड को खुद ही रजिस्टर करके और बना सकते हैं, और वो कार्ड मान्य होगा और सभी जगह आप इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है या आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत सही है। कोई भी बुजुर्ग जो हैं वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहते। सभी से हमने सर्वे किया और सबसे पूछा तो सभी ने कहा हम परिवार के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन कई बार ये मजबूरी हो जाती है, कई बार ऐसे जो सिचुएशन हो जाता है कि उनको अपने परिवार के खिलाफ जाना पड़ता है, क्योंकि या तो अब्यूज के सिचुएशन होता है या प्रॉपर्टी के मामले में कई बार बच्चे जो हैं नादानी में और कुछ अलग कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे में जो लास्ट रिसोर्ट है वो बुजुर्गों को लेना पड़ता है। और मेंटेनेंस एक्ट, जैसे मोनाली जी ने कहा, एक मेंटेनेंस एक्ट है, बहुत ही अच्छा एक्ट है, क्योंकि वो SDM लेवल पे ट्राइब्यूनल में जाके आप कर सकते हैं कंप्लेंट, और बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से इस पे एक्शन लिया जाता है। तो कई बार मजबूरी में कह लीजिए या लास्ट रिसोर्ट की तरह ये एक्शन लेना पड़ता है। तो डिग्निटी इन लिविंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, तो डिग्निफाइड लिविंग के लिए, और ये एक्ट जो है वो राइट टू डिग्निटी की तरह वो देता है। तो इसका जब जरूरत पड़े तो लेने की जरूरत भी पड़ जाती है। हमारे अगले श्रोता हैं गुरुनाथ धारनी, महाराष्ट्र से। गुरुनाथ जी, आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते। मेरा क्वेश्चन है मैम, जो मतलब हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, और कभी कभी ये देखा जाता है कि मतलब उनके मरने से पहले वो बच्चे लोग हैं, वो जमीन हो या घर हो या उनका बैंक बैलेंस हो, उसके सारा मतलब का नॉमिनी कर लेते हैं उसमें बैंक में, और जमीन नाम पे कर लेते हैं। और बाद में देखा जाता है कि उनको मतलब बाद में टॉर्चर करने लगते हैं। कभी कभी यहाँ तक कि उनको मजबूरन घर छोड़ने को मजबूर किया जाता है, ऐसा भी देखा गया है। तो मैं इसमें यही पूछना है मुझे कि इसमें कुछ ऐसा कानून मतलब प्रावधान नहीं हो सकता है कि मतलब ये जब तक जीवित है तब तक ये बच्चों के नाम पे कोई भी मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी है वो नहीं की जा सकती, ऐसा कुछ हो सकता है? तो इसमें देखिए, ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं वो बच्चों से प्यार करते हैं और उस प्यार में नॉमिनी बच्चों को बना देते हैं। तो ये बहुत सारे सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस और कई संस्थाएं इस बात को अब प्रचार कर रही हैं कि आप बच्चों से जरूर प्यार कीजिए, लेकिन अपना विल बनाइए और अपने जीवन में उनको गिफ्ट ना दीजिए, लेकिन विल में जरूर दीजिए अगर आपको देना है। तो उससे दो चीजें होती हैं, एक तो आपने उनके लिए जो आपको करना है वो आप
एक तरीके से आपने लिस्ट कर दिया। दूसरा है कि आपका अधिकार अपने प्रॉपर्टी पे बना रहता है, और कुछ स्टेट्स अब इस पे भी काम कर रही हैं कि रजिस्ट्रार के लेवल पे ही ये प्रावधान आ रहा है कि वो अगर कोई गिफ्ट दिया भी जा रहा है तो ये प्रावधान लिखा जा रहा है कि गिफ्ट मैं दे रहा हूं लेकिन तुम्हें मुझे अपना ख्याल रखना है, और अगर किसी वजह से वो नहीं ख्याल रखा है तो वो गिफ्ट को रिवोक कर दिया जाता है। तो इस तरह से मेंटेनेंस एक्ट में भी ये प्रावधान लाने की बात है। तो ये हो सकता है इससे और ज्यादा प्रोटेक्शन जो सीनियर सिटीजन्स को मिलेगा। जी रोहित जी, आई एग्री। इसके अलावा विल की जो आपने बात की, वो विल आप कभी भी कहीं भी बदल सकते हैं। तो उसको रजिस्टर करके आने में तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार कर दिया तो बच्चे आपको परेशान करेंगे, आपकी प्रॉपर्टीज हथिया लेंगे, आपको घर से बाहर करेंगे। गवर्नमेंट के तहत इस एक्ट में आपके बहुत प्रावधान है, आप प्लीज उसको पढ़िए और इसका लाभ उठाइएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। मोनाली जी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज पहल तथा पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसका क्या उद्देश्य है? हाँ जी, सेज एक ऐसा पोर्टल है जहां पे हम लोग प्रोत्साहित करते हैं स्टार्टअप्स को, नई कंपनीज को, जो बुजुर्गों के लिए उनके फायदे के लिए कोई गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में लाएं। जैसे छड़ी हो या फिर केयर गिविंग एक्टिविटीज हो, उनका बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए, कुछ वॉचेस हो जहां पे बुजुर्ग गिरने की उनकी संभावना ज्यादा होती है। तो ऐसे कुछ नए प्रोडक्ट्स को हम प्रोत्साहित करते हैं जो बुजुर्गों के लिए काम आते हो। तो ये सेज इंजन उसी के लिए बनाया गया है। सिरसा से हमारे श्रोता फोन लाइन पर हैं ओम प्रकाश चावला। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, ओम प्रकाश चावला। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, मेरा ये जिज्ञासा है मन में जी, जो सरकार कर रही है वो तो अच्छी बात है, उसका धन्यवाद है। लेकिन यदि कुछ हम डेफिनेशन को समझ लें, क्योंकि बुढ़ापा मानसिकता के तौर पर भी देखा गया है, यदि हम अपने डेफिनेशन, आयु की डेफिनेशन को समझ लें, यानी 60 वर्ष से ऊपर जो 80 वर्ष तक है वो यंग ओल्ड है, और 80 वर्ष के ऊपर का सदस्य जो है बिग ओल्ड की श्रेणी में आता है, तो इससे भी थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। दूसरा ये मैं आज कहता हूँ, जैसे लड़की ससुराल में आती है, थोड़ा झुकाव, थोड़ा झुकने की उसकी क्षमता बन जाती है। इसी प्रकार यदि यंगर दामाद ससुराल पक्ष में थोड़ा झुक के रहना सीख ले तो जो है जीवन का एक बैलेंस बना रहेगा। कृपया दोनों बार आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। धन्यवाद। आभार। दामाद से परेशान जी, आपका क्या कहना है रोहित जी? ये मतलब पारिवारिक संबंधों पर ये सवाल था। हाँ, नहीं, दो बातें उन्होंने रखी थी। एक तो वो बिल्कुल सही है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम लोग कहते हैं कि कोई भी अगर 60 साल का उम्र है तो आज वो 20 साल और जीने की क्षमता रखता है। तो हमें, और 60 से 70 की वर्ष में वो बिल्कुल पूरी तरह से सेहत अच्छी रहती है, वो पूरी तरह से कार्य अपना कर सकते हैं। तो कैसे उनके एस्पिरेशंस को भी हम ध्यान में रखें, क्योंकि वो समाज के, ऐसा नहीं कि 60 के बाद रिटायरमेंट हो जाती है, 60 और 70 के बीच में वो पूरी तरह सक्रिय रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ऐसे में जो सोच है वो ये नहीं कि दामाद हो या परिवार के संदर्भ में आपने बोला कि कैसे वो एडजस्टमेंट हो या बैलेंस हो। जरूरी है ये सोचना कि हम समाज के तरफ से, और सरकार इसमें पहल कर रही है, प्रोडक्टिव एजिंग की बात कर रही है, कि कैसे हम एक सिस्टम बनाएं जिसमें वो नए अपॉर्चुनिटीज को देखें। हमने एक सर्वे किया था जिसमें 30 से 40% बुजुर्ग जो है वो काम करना चाहते हैं, वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं, समाज में जुड़े रह के प्रोडक्टिव तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में बने रहना चाहते हैं। तो इस जो सिल्वर इकोनॉमी की बात की जा रही है वो इसी संदर्भ में है जी। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जी, ये आपने बहुत अच्छा पूछा कि जो सिल्वर इकोनॉमी है वो है क्या। वो ये है कि जैसे जैसे बुजुर्ग अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ रही है, उनकी एस्पिरेशन है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का खरीदना चाहेंगे। उनके पास संपत्ति भी है, आय भी है, और वो खरीदना चाहेंगे। वो भी एक सेगमेंट है, वो भी एक सेगमेंट है जो डिसएडवांटेज हैं, गरीब है, उनका भी ध्यान रखना है। तो ये सिल्वर इकोनॉमी वो है कि किस तरह से नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनकी तरफ आए। अगर वो घूमना चाहते हैं और घूम नहीं पा रहे हैं, तो क्या ऐसे ट्रैवल एजेंसीज या हैं जो उनको घूमने की एक स्पेशल प्रोसीजर में उनको घुमाएं,
अगर वो कुछ कंज्यूम करना चाहते हैं तो क्या वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो 60 के ऊपर जो जरूरतें हैं उनका ध्यान रखे। तो ये सिल्वर इकोनॉमी बहुत बड़ी होने वाली है, प्राइवेट सेक्टर में इसका रोल होने वाला है और ये उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जैसे मोनाली जी ने कहा कि सेज एक माध्यम है, उसका टेक्नोलॉजी बेस्ड माध्यम है, लेकिन पूरे प्राइवेट सेक्टर में ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आएंगे जिससे सभी को फायदा होगा। हमारे एक और श्रोता जुड़ चुके हैं हमसे, धर्मवीर दिल्ली से। नमस्कार जी। नमस्कार धर्मवीर जी। धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बात कर रहा हूँ जी। एक्सपर्ट को मेरा प्रार्थना है कि पहले तो कोई ऐसा नंबर दीजिए जो हेल्पलाइन नंबर हो, बुजुर्ग सीधा आपसे कांटेक्ट करें और हेल्प ले सके, हेल्पलाइन नंबर। मेरा पहला सवाल तो ये है कि जैसे कि बुजुर्गों की पेंशन दिल्ली में 2,500 है और उनका कोई और इससे कुछ फायदा नहीं हो पाता, उनके साथ में रहने वाला कोई और होता नहीं, तो कृपा करके उनकी पेंशन 5,000 बढ़ाई जाए सोशल मिनिस्ट्री में, ये थोड़ा मेरा निवेदन है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर ये दिल्ली सरकार के यहाँ जो हम दिल्ली में रहते हैं, देखा गया है कि नए बुजुर्ग जो होते जा रहे हैं 60 साल से ऊपर के, उन लोगों को कोई नई पेंशन अभी मिल नहीं रही है, वो भी काफी हद तक परेशान है। ऑफिस में जाते हैं पर वहाँ कहते हैं ये भी पेंशन नहीं है बनेगी आपकी। ऐसा इसकी तरह और ध्यान दिया जाए, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बुजुर्गों के लिए एक हेल्पलाइन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की चलती है 14567। आप उस पर अपनी वो गाइडेंस देती है, इन्फॉर्मेशन देती है। आपकी कोई अगर असुविधा हो रही है तो आपको मदद करने के लिए भी वहां हमारे ऑफिसर्स बैठे रहते हैं, वो आपको डायरेक्ट कर लेते हैं। रह गई बात हम कर रहे हैं पेंशन की, जो आपने दूसरा मुद्दा मुझे रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इस पेंशन को, वयो पेंशन को देखता है वृद्धावस्था के, और उनके कुछ मापदंड वो देते हैं जो फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको साझा करती है। तो इस मामले में तो रोहित जी, इफ यू कैन, आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं। नहीं, मैं तो यही बताना चाहता हूं कि जो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, वो एक सोशल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक प्रावधान है और इसमें हर एक स्टेट में ये अमाउंट डिफर करता है। दिल्ली 2,000 60 साल के ऊपर, 70 के ऊपर 2,500 है और ऐसे कुछ और स्टेट हैं जो 2,000 के ऊपर हैं। लेकिन देश में बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो 1,000 और 2,000 के बीच में, और कुछ ऐसे भी हैं जो 500 और 1,000 के बीच में। निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। हाँ, तो ये निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सरकार इस पे काम कर रही है और आगे चल के होपफुली बहुत जो अमाउंट है वो बढ़ेगी। जो अभी जो अमाउंट है वो सरकार भी जरूर समझे कि ये कम है, तो ये बढ़ने की बात है। मोनाली जी, वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम IPOP क्या है? IPOP इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पीपल है, जहां के इसके तहत जो है हम लोग सीनियर सिटीजन होम्स के लिए मेंटेनेंस और उसको चलाने के लिए फंडिंग करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 25 बेडेड 50 बेडेड होता है। कोई कंटिन्यूअस केयर होम भी होता है जो बहुत क्रॉनिक पर्सन्स होते हैं उनके लिए, और एक फिजियोथेरेपी और एक मोबाइल वैन इसके तहत चलती है। तो ये उसकी फंडिंग के लिए हम लोग, इसकी का नाम है IPOP। ओल्ड एज होम मेंटेन करने के लिए सरकार ने क्या मिनिमम स्टैंडर्ड बनाए हैं? जी, मिनिमम स्टैंडर्ड सरकार ने अभी बनाए हैं और वो हमारे पब्लिक डोमेन में और सबको दिए भी गए हैं। सब स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर भी किए हुए हैं कि हर सीनियर सिटीजन होम को मिनिमम इतने स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे। राष्ट्रीय वयोश्री योजना की भी काफी चर्चा होती है, इसमें क्या है? राष्ट्रीय वयोश्री योजना ये हमारे इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स के लिए है जिसकी आय 15,000 माह के कम है, जहां पे हम लोग डेंचर्स, वॉकिंग स्टिक्स, व्हील चेयर्स, इन सबको हम लोग फ्री में देते हैं। उसके लिए अलीम को हमारी एक PSU है जो असेसमेंट करती है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैंप भी करता है। तो कल भी हम एक सीनियर सिटीजन डे के माध्यम से कल हम एक दिल्ली में कैंप रख रहे हैं, जहां पे माननीय मंत्री जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार उनके चीफ गेस्ट है। अब समय हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने फोन लाइन्स और डिजिटल माध्यम से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली P. ढकाते और हेल्पेज इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहित प्रसाद, आप दोनों का स्टूडियो में आने और हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम के संबंध में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात ठीक 9:30 बजे एक और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए